नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। योगी सरकार ने बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी की है। निर्देशों के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा ना की जाए। इसके अलावा यूपी के डीजीपी द्वारा जारी किए गए पत्र में सांप्रदायिक भावनाओं का भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। पत्र में यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान खास तरह की सावधानियां रखी जाएं, किसी भी तरह की कोई अफवाहें ना फैलें, इसको लेकर भी खास ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुनवाई के दौरान कमीशन का गठन किया। यह कमीशन 2 महीने में एनकाउंटर की जांच पूरी कर कोर्ट में पेश करेगा। एनकाउंटर की जांच कर रही कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान करेंगे। इस कमेटी में उनके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में 16 से 22 जुलाई तक चले भूजल सप्ताह के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि यहां पानी की कमी नहीं है, लेकिन प्रकृति के इस अनमोल उपहार को हमें संरक्षित करके भी रखना होगा। पिछले 3-4 दशकों से अत्यधिक मात्रा में भूजल दोहन के कारण प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक विषमता देखने को मिली है। पूरे प्रदेश में 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें गिरते हुए भूजल स्तर को हम गंभीरता से लें। विगत 3 वर्ष के दौरान भूगर्भ जल स्तर के बारे में जो प्रयास प्रारंभ हुए, उसके कारण विभिन्न प्रकार के जो रचनात्मक कार्य हुए हैं। मैंने भी विभिन्न जनपदों में और विभिन्न अंचलों में जल सत्याग्रहियों के द्वारा जो अभिनव प्रयोग किए गए हैं, उनके अनुभव को और उनके प्रयोगों को स्वयं भी मैंने सुना है। बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे स्वयं भी जाने का अवसर प्राप्त होता है। वहां पर मैं स्वयं भी इसको देखता हूं और उसका परिणाम है कि तालाबों का निर्माण और उनके जीर्णोद्धार, चेक डैम का निर्माण, सिंचाई में कम जल खपत वाली विधियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली आदि को प्रोत्साहित करने का जो कार्य हुआ है, यह एक अच्छी दिशा में बढ़ने वाला कार्य है और इसके बहुत सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। भूजल के गिरते हुए स्तर के साथ ही प्रदेश में कई स्थानों पर भूजल की गुणवत्ता के प्रभावित होने या दूषित होने के मामले भी संज्ञान में आए हैं। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से रिवर बेसिन को चिन्हित करते हुए भूजल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाना है। इस प्रकार भूजल नमूनों की गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत प्रदेश की समस्त रिवर बेसिन की भूजल गुणवत्ता का समग्र आकलन किया जा सकेगा। आकलन की संस्थितियों के आधार पर विभिन्न विभागों के द्वारा पेयजल और कृषि उपयोग हेतु सुरक्षित जलापूर्ति के लिए क्षेत्रों का चयन हम कर सकेंगे। राज्य सरकार भूजल प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु पूर्णतया प्रतिबद्ध है और इसी के लिए भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन और नियमन हेतु उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 2019 सरकार ने प्रख्यापित की है। अधिनियम के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं के पंजीकरण तथा भूजल निकासी हेतु आपत्ति की अनिवार्य
किया गया है। कृषि एवं घरेलू भूजल उपभोक्ताओं को इन प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। अधिनियम में जहां एक और जनोपयोगी पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की गई है, वहीं भूजल प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम में स्थानीय निकायों एवं आमजन को सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने और आगामी 1 वर्ष के अंदर प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने का भी एक प्रस्ताव है। तो अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री की शिरकत करने की भी उम्मीद है, जिसे लेकर यूपी सरकार सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी है। पुलिस को अब तक प्रधानमंत्री के आने की कोई पक्की जानकारी नहीं दी गई, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने लखनऊ जोन के एडीजी एसएन साबत से खास बात की। अयोध्या में पीएम के प्रोग्राम को लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लगातार अधिकारी भी जायजा ले रहे हैं। तो वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी जोन एसएन साबत जी, उनसे जानते हैं। सर, अयोध्या में जिस तरीके पीएम साहब का प्रोग्राम है, उसको लेकर के किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? वर्तमान हमारे पास कोई ऑफिशियल प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार का भी प्रोग्राम भविष्य में आएंगे तो उसके हिसाब से अवश्य उचित मानक के हिसाब से पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। सर, अगर देखा जाए तो इस समय पुलिस के कंधों पर कई अहम जिम्मेदारियां हैं। अगर देखा जाए कोरोना महामारी है, त्यौहार भी आ रहे हैं, ऊपर से पीएम का प्रोग्राम है, इसको लेकर के तैयारियां किस तरीके से रहेगी? जो कोरोना का जिस समय प्रचलित मानक रहेगा उसी के आधार पर सभी कार्रवाई की जाती है। थैंक यू। ठीक, तो ये थे एडीजी जोन एसएन साबत जी, जिनका कहना है कि पीएम का प्रोग्राम है, अभी तैयारियां पूरी हैं। लगातार जिस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ आशीष वर्मा, प्राइम न्यूज़। राजस्थान के भरतपुर के चर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में उत्तर प्रदेश की मथुरा जिला अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। इस मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक समेत दोषी पाए गए 11 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। एक केस में आरोपी 3 लोगों को बरी कर दिया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद पुलिस उपाधीक्षक कान सिंह भाटी समेत 11 आरोपियों को, जिन्हें अभी 2 दिन पहले ही दोषी ठहराया गया था, उनको चार्जशीट में आरोपी बनाए गए कुल 18 पुलिसकर्मियों में से डीएसपी कान सिंह भाटी के चालक कांस्टेबल महेंद्र सिंह को पूर्व में ही बरी किया जा चुका था। 3 अन्य आरोपी जो हैं उनको मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है। राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है 302 में, और 149 में 6 माह की और 148 में 2 साल की 10,000 रुपये जुर्माना किया गया है। इन लोगों इस केस में मृतकों के लिए राजस्थान सरकार को मुआवजा देने के लिए 30,000 रुपया तीनों मृतकों को परिवार को और 2,000 रुपया चारों घायलों को के लिए न्यायालय ने आदेश पारित किए हैं। वकील साहब, कुल कितने आरोपी इसमें तय किए गए थे और फिर कितने बरी कर दिए गए थे? इसमें कुल 18 आरोपी थे और 3 की मृत्यु हो चुकी है। सीताराम, कुलदीप, नेकीराम। महेंद्र सिंह को चार्ज के समय डिस्चार्ज किया जा चुका है और 3 लोगों को 218 का चार्ज था कि सरकारी दस्तावेज में ड्यूटी के दौरान दस्तावेज में हेरफेर करने पर 218 में उन लोगों को बरी कर दिया गया है। कान सिंह सिरभी, हरिकृष्ण, गोविंद प्रसाद और 11 लोग जो बचे, इनमें कान सिंह भाटी डीएसपी, बीरेंद्र सिंह एसएचओ, सुखराम कांस्टेबल, जीवन राम, जगमोहन, भंवर सिंह, हरी सिंह, शेर सिंह, छत्तर सिंह, पद्माराम, रविशेखर एसआई। जो 35 साल तक ये मुकदमा चला हमारे इनके बीच में, जो आज सज़ा मिली है, उनको आजीवन की सज़ा मिली है और हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि ये 35 साल तक मुकदमा चलता रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे हम लोग काफ़ी खुशी है और जनता में भी खुशी है। कम से कम ये न्याय हमारे पिताजी का
हम तीनों बहन जिंदे हैं, हम तीनों के सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2308 नए मामले आए। इन मरीजों के साथ प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 55,558 हो गई। इसके अलावा 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हुई और कुल संख्या जो है मरने वालों की वो 1263 तक पहुंच गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने और भी विस्तार से इस बारे में जानकारी दी। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2308 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव केसेस की कुल संख्या 20,825 है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 33,500 हो चुकी है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,263 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 20,829 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है तथा फैसिलिटी क्वारंटाइन में कुल 4,264 लोगों को रखा गया है। कल प्रदेश में 45,650 से अधिक सैंपल्स की जांच हुई और अब ये आंकड़ा कुल सैंपल जो है वो लगभग 16 लाख हो गया है। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और अब तक 3,50,437 लोगों को कॉल की जा चुकी है जिन्हें इससे अलर्ट जनरेट हुए हैं। एक प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी जिससे कि आप घर बैठे डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन की सलाह प्राप्त कर सकते हैं और वो धीरे धीरे प्रदेश में वो लोकप्रिय हो रहा है। इसमें आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कोई मामूली उलझन है, बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है या कोई दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर की सलाह लेना चाहें तो उसके लिए अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो डॉक्टर उपलब्ध होते हैं इस प्लेटफॉर्म पर ई संजीवनी पर, वहाँ पर आप जा कर के अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप ई संजीवनी लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाती है और वहाँ आप जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने पर आपका वो फ़ोन नंबर मांगता है और जैसे आप जब बैंक में जब आप बैंकिंग करते हैं एक OTP आती है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, वैसे ही इसमें भी एक OTP आती है आपके फ़ोन पर और वो जब आप OTP जैसे ही उसमें डालते हैं आपका पंजीकरण हो जाता है। फिर उसके बाद आप जब फिर से लॉग करते हैं तो आपका संपर्क एक डॉक्टर से हो जाता है और फिर आप डॉक्टर को आप दिखाई पड़ते हैं, वो भी आपको दिखते हैं, वो भी आपको देख रहे हैं और आप घर बैठे उनसे फिर उनकी सलाह ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या उलझन हो रही है, क्या समस्या हो रही है। कोविड-19 की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह 11 बजे के बाद ली। कोविड-19 की बैठक में उन्होंने प्रदेश के कोरोना के पूरे अभियान में L1, L2, L3 के अस्पतालों की समीक्षा की। उन्होंने एक एक ज़िले के जो L3 अस्पताल यानी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पर विस्तृत रूप से चिकित्सा शिक्षा विभाग से और चिकित्सा विभाग से समीक्षा की। उन्होंने ये निर्देशित किया कि जो भी हमारे L3 यानी अब जो हमारे वेंटिलेटर युक्त बेड्स हैं उनमें गंभीर रूप से जो बीमार पेशेंट्स हैं उन्हीं को जो है टेकअप किया जाए, जिससे कि यदि कोई भी इमरजेंसी के पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई कठिनाई न आए। इसी क्रम में उन्होंने L2 में भी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और कुछ बेड्स पर वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया, जिससे कि और बेहतर सुविधा लोगों को L2 वाले बेड्स में मिल सके। अब तक जो है जहाँ जहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको मजबूत करने के लिए कई योजनाओं से उनको लाभ दिया गया है
और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी अब काफ़ी मात्रा में उनको कोविड अस्पताल बनाने के आधार पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो भी कंटेनमेंट जोन है उस पर सख्ती से जो है कार्रवाई की जाए। आपने देखा लखनऊ में, कानपुर में और बाकी कुछ शहरों में वहाँ के जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन को प्रॉपरली जो है बनाकर किया है और इस बात को सुनिश्चित किया है कि जिन क्षेत्रों में जहाँ जो है संक्रमण की शिकायत या केसेस ज़्यादा मिले हैं वहाँ पर एक प्रॉपर व्यवस्था देते हुए वहाँ कंटेनमेंट जोन में सख्ती की है। इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन में ये भी निर्देशित किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में साथ ही साथ जो है सर्वे भी चलता रहे, सर्वेलेंस भी चलता रहे और यदि कोई व्यक्ति जो है संदिग्ध पाया जाता है तो उसका एंटीजन टेस्ट भी तुरंत करा दिया जाए। एंटीजन टेस्टिंग पूरे प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से की जा रही है और एंटीजन टेस्टिंग फील्ड में भी की जा सकती है। तो अतः ऐसी स्थिति में एंटीजन टेस्टिंग से फ़ायदा यह है कि तत्काल जो है लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने या ना होने की स्थिति जानकारी हो जाती है, जिस आधार पर कार्रवाई की जा सकती है और उनका इलाज भी किया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन में जो है पुलिस की सक्रियता के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया है और साथ ही साथ विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करते हुए उन पर भी विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। कोविड हेल्प डेस्क पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर और सैनिटाइजर उपलब्ध है, ये भी निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को उन्होंने कानपुर भेजा है। कानपुर में जो वहाँ पर पूरी मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था है उसको रिव्यू करने के लिए भेजा है। कानपुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल स्थापित कर उसको शुरू करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। पल्स ऑक्सीमीटर का व्यापक उपयोग हो, नियमित उससे जांच हो और जिले स्तर पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं हो, ये भी निर्देश दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि IMA और नर्सिंग एसोसिएशन के साथ निरंतर संपर्क बनता रहे, जिससे कि जो भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनके पेशेंट्स में कहीं कोई उनको किसी तरह की नियमित इलाज में दिक्कत ना हो और यदि कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो कोविड अस्पताल की शिफ्टिंग में भी दिक्कत ना हो। प्रचार प्रसार को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक विशेष रूप से आवश्यक है। लखनऊ जनपद में शिक्षकों के साथ साथ डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए लगाया गया है, जो एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की टीम लखनऊ में दुगनी कर दी गई है। तो यही अपेक्षा की गई है कि हर जनपद में जिलाधिकारी स्वयं CMO के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की टीम को इतना मजबूत कर दें कि जो भी नए केसेस आए उनको छोड़कर, आज के केस छोड़कर कल तक के जितने भी केसेस हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। यह भी निर्देशित किया गया है कि जो भी जिसका भी सैंपल लिया जाए कोई ना कोई ID कार्ड जरूर लिया जाए, जिससे कि किसी गलत पते के आधार पर अपना सैंपल न दे सके और यदि उसका सैंपल पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसकी सूचना जो है उनको देते हुए उनसे फ़ोन पे बात करके उनको अस्पताल में शिफ्ट करना, यदि वो बिना किसी लक्षण के हैं तो अब होम क्वारंटाइन में रखने का निर्देश दिया गया है। N95 मास्क को लेकर जारी एडवाइजरी के बाद अब लोग खादी के मास्क की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। लखनऊ के खादी भवन में लगातार लोगों का आना जाना लगा है और ये सभी लोग खादी से बने हुए मास्क खरीदकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि खादी के मास्क सस्ते भी हैं और पहनने में काफी आरामदायक भी हैं। तो खादी के जो मास्क हैं उसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ी है, डिमांड उसकी बढ़ रही है। लोग इन मास्क को खरीदने के लिए यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। N95 पर सवाल खड़े होने के बाद अब खादी के जो मास्क हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, खादी बोर्ड की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हम खादी भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि जो खादी के जो मास्क लगे हुए हैं उसकी जो 2 रेंज हैं, पुरुष की और महिलाओं की, दोनों ही जगहों पर जो लोग हैं वो अब इन मास्कों की तरफ अपना रुझान करने लगे हैं, इसकी तरफ अपना रुख करने लगे हैं। कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खादी का ही मास्क क्यों वो चाहते हैं पहनना। सर, आप मास्क लेने आए हैं और खादी का ही मास्क क्यों? खादी का मास्क एक तो सेफ्टी पर्पज से भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, दूसरा आप देख ही रहे हैं कि ओवरऑल ये पूरा कवर कर रहा है हमें, जो कि मतलब सभी के लिए ठीक है।
इस वजह से मोस्टली लोग, क्योंकि मैं इलेक्शन ऑफिस से हूँ, वहाँ पे भी मोस्टली लोग यही खादी का ही प्रेफर कर रहे हैं। तो मतलब सारी चीज़ों से ज़्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजीज अब तक आ गई हैं मास्क को लेकर, चाहे 95 हो के 95 हो, जितने भी मास्क आए उन सबसे ज़्यादा बेहतर आपको खादी का मास्क लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खादी के मास्क की जो जिम्मेदारी है वो लगभग अब बढ़ चुकी है। और यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो इस मास्क की सेलिंग कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं। मैम, कितने प्रकार के मास्क हैं? अगर हम खादी की बात करें तो किस किस तरह के मास्क आपके पास अवेलेबल है और उनका रेट क्या है? 35 से लेकर के 25 रुपए तक। हाँ, शुरुआत 35 है, 25 का है और 30 का है। 3 रेट में है। दूसरे जो मास्क हैं उनसे ज़्यादा सेफ है ये मास्क? इसके बारे में उससे ज़्यादा बढ़िया है। क्या खासियत है? खासियत है, पसीना सोख लेता है और हवा बाहर की हम अंदर से लेते हैं, अंदर की बाहर छोड़ते हैं, इसके लिए सबसे बढ़िया है। तो साफ तौर पर खादी के जो मास्क हैं उसके लिए लगातार सरकार ने भी कोशिश की और कहीं ना कहीं खादी बोर्ड ने भी ये कहा था कि हर घर में जितने भी लोग हैं सबको 2-2 मास्क दिए जाएंगे। और चेहरे पर कई सारी इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो भी अहम है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो इस मास्क से पसीना होता है वो भी सूख जाता है, सांस लेने में समस्या नहीं होती है, दाढ़ी की भी कोई समस्या नहीं होती है। और सबसे अहम बात यह है कि वॉशेबल है, क्योंकि जितने भी नए मास्क आए हैं जो बाहर के देशों से लिए जा रहे थे वो वॉश करने के बाद कहीं ना कहीं ख़राब हो जा रहे थे, उसमें रोए निकल जा रहे थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं N95 को लेकर भी सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है कि वो भी सही नहीं है। उसके बाद अब खादी बोर्ड की और खादी के मास्कों की जो मांग है वो बढ़ गई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज़। जालौन में कोरोना को लेकर लोग जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। जहां बाजार में दुकानदार अपनी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं और लोग भी उतने ही जागरूक नजर आ रहे हैं। यानी सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल हो रहा है, मास्क का भी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। अलीगढ़ के इगलास में स्थित नगर पंचायत बेसवा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वार्ड नंबर 10 में रहने वाले लोग यहां गंदगी में जीने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि जब चेयरमैन से ग्रामीण सुरेश नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई तो ये कह दिया गया कि तुम खुद सफाई कर लो। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समक्ष जिला कोर्ट और इलाहाबाद के अधिवक्ता संघ ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। कफील को बिना शर्त रिहा करो। बुलंदशहर में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। मामला मामन गांव का है, जहां गंग नहर में छोटे छोटे बच्चे जान हथेली पर लगकर यहां पे पानी में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 50 फीट की ऊंचाई से देखिए तस्वीरें कैसे जान हथेली पे रख के यहां पे ये बच्चे इस नहर में कूदते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।